हेलो एवरीवन, दिस इज़ मौसम झा और हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम्हें इसके वर्ड से भी पता चल रहा होगा, इंटीग्रेट करना है। ये हमारे दूसरे बुक का पहला चैप्टर है। इससे पहले तुम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है ना बच्चों तो जाकर पढ़ लो, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो बिना डेरिवेटिव के तुम्हें समझ में आने वाला है नहीं। तो इसलिए इंटीग्रेशन से पहले डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम बाद में देखोगे, बाद में क्या अभी देखोगे, जब मैं इसका फॉर्मूलेस तुम्हें लिखवाऊंगी और तुम्हें एनालाइज करवाऊंगी डेरिवेटिव के थ्रू, तो तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप ही कि डेरिवेटिव का ये बिल्कुल ही अपोजिट है, एकदम ही अपोजिट है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इतना भी उल्टा नहीं है बच्चों, अगर मतलब बिल्कुल ही एकदम ही अपोजिट है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि जैसे उसमें फॉर्मूलेज होते थे तो इसमें फॉर्मूले को उल्टा कर दो, ठीक है, ये भी सही है कुछ हद तक। लेकिन डेरिवेटिव क्या होता था, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव तुम लोग निकाल लेते थे। अगर कोई कहता था कि मैं तुम्हें एक फंक्शन देता हूँ जो कि कॉन्टीन्यूअस है, बता दिया, तो इसका डेरिवेटिव निकाल कर दिखा, हाँ ले निकाल लिया, डेरिवेटिव निकल जाता था। लेकिन क्या इंटीग्रेशन ऐसे निकलेगा? इंटीग्रेशन निकालना इतना इजी होता है? नहीं होता बच्चों। इंटीग्रेशन में जैसे कि डेरिवेटिव में तुम्हारे पास प्रोडक्ट रूल था, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो तुम प्रोडक्ट रूल लगा दो, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो उसके लिए भी एक रूल था। तो डेरिवेटिव के लिए रूल्स थे और डेरिवेटिव में हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंटीग्रेशन में हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन बहुत से फंक्शन तुम देखोगे जिसका इंटीग्रेशन है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि उसका इंटीग्रेशन है भी। तो अगर कोई तुमसे ये बोले ना कि तू इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, चल मेरे को इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके दिखा, मैं तेरे को एक फंक्शन लिख कर देता हूँ, तू मुझे इसका इंटीग्रेशन करके दिखा। बच्चों जल्दबाजी में उसका कोई भी शर्त मत मान लेना, इंटीग्रेशन ऐसे मत कर देना। पहले उसको बोलना, पहले तू मुझे इसका आंसर बता, तभी जाकर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा। जब तक तुम्हें आंसर ना पता हो ना, तब तक तुम इंटीग्रेशन सॉल्व मत करना, ठीक है। क्योंकि बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, ठीक। और दूसरी चीज़ कि इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है डेरिवेटिव से, थोड़ा का मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टफ होता है, क्योंकि डेरिवेटिव में सीधा सीधा फार्मूला होता है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं ऐसे भी बोलूँ कि इंटीग्रेशन में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद भी रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलेज तो ऑफ कोर्स याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ऐसी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जैसे कि इस टाइप का फंक्शन है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो चीज़ भी तुम्हें क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हें मैं जिस हद तक है बता दूँगी कैसे करते हैं। बाकी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैं तुमको एग्जाम्पल लिख कर दिखाऊंगी और एक तरफ इंटीग्रेशन से करवाऊंगी और दूसरा उसी मतलब उसी का डेरिवेटिव करके दिखाऊंगी और जादू दिखाऊंगी तुम लोगों को। चलो देखते हैं जादू। जैसे बच्चों ये है इंटीग्रेशन का साइन, मतलब कि ये साइन इंटीग्रेशन का साइन है। इसके अंदर कोई भी फंक्शन है f(x) dx, ठीक है। अभी हम बच्चों पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो तरह का पढ़ेंगे, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे a से b तुमको एक लिमिट दे रखी होगी, लेकिन इनडेफिनेट में क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं होती है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको f' ले लो, f' मतलब डेरिवेटिव है, वो कोई फंक्शन होगा f(x), उसका डेरिवेटिव dy dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f'(x), ठीक है बच्चों। तो ये है, ऐसा कोई फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, f(x) + c, ठीक है बच्चों। c क्या बताता है, c बताता है कि c की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। f(x) तो चेंज नहीं होगा ना बच्चों, f(x) तो वही रहेगा। अगर हम f(x) को x² मान ले, c तो कांस्टेंट है, c मान लेते हैं, कोई सा 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन x² तो यही होगा। दूसरा फंक्शन क्या बन सकता है, x² + 3, x² + 4, देख रहे हो, ये सेम है, ये डिफरेंट है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन। कई सारे, इसका कुछ यूज़ नहीं है वैसे फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन तुम फिर भी
कि तुम्हें फील आए, इंटीग्रेशन का फील आए, उसके लिए फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये क्या बना रहा है, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि एक ही तरह के फंक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम अपना पहला फॉर्मूला बच्चों, पहला फॉर्मूला है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन। बताओ बच्चों क्या होगा, इंटीग्रेशन का होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। डेरिवेटिव में क्या होता था कि कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई में जल्दी आता था, इसमें क्या होता है कुछ भी होता है तो डिवाइड में आता है। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन का मतलब हमने इंटीग्रेट किया किसको, x की पावर n को बच्चों, x की पावर n को इंटीग्रेट किया तो हमारा ये फंक्शन आ गया। अब हम मैजिक देखेंगे कि इस फंक्शन को इस फंक्शन को डेरिवेट करने से हमारा क्या आंसर आता है, तो d/dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन में n+1 क्या आएगा, ये चेन रूल लगाएंगे बच्चों, n+1 x की पावर n अपॉन में ये कांस्टेंट है बच्चों, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इससे ये कट गया। देखो बच्चों क्या है, x की पावर n, मतलब जो फंक्शन है वही फंक्शन आ गया। ये क्या हो गया, ये तो मैजिक हो गया। ये मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए करवाया बच्चों डिफ्रेंशिएट, ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील आए कि जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के कैसे अपोजिट फंक्शन है, बिल्कुल ही अपोजिट फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग इसके थ्रू मतलब अभी मैं तुम्हें एक दो और भी ऐसे दिखाऊंगी फॉर्मूलेज और उसका डेरिवेटिव करके दिखाऊंगी, तो तुम लोगों को थोड़ा एनालाइज करना होगा कि अगर तुम्हें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो ना, तो मतलब कि तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा ये फार्मूला सब, तुम खुद ही उस फार्मूले को क्रिएट कर सकते हो, खुद ही वो फार्मूला बना सकते हो। देखो कैसे, अब अगर हम देखें साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। अगर माइनस ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है बच्चों, माइनस ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो आता है माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन एक्स। ओके बच्चों, तो ये आता है साइन एक्स प्लस सी आएगा बच्चों। ठीक है, सी जो अभी बताया था मैंने कि इंटीग्रेट करते इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आ जाता है सी। ठीक है बच्चों, तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कॉस एक्स, याद हो तो। अब अगर हम देखें कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डेरिवेटिव करके बताओ तो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता था कॉस एक्स आता था बच्चों। तुम लोगों को अब तक ये फील आ चुका होगा कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के कैसे अपोजिट होते हैं। चलो ये फॉर्मूलेज लिखते जाओ जो मैं लिखवा रही हूँ। अब ये बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो हमें वही पढ़ना है बच्चों, tan x का इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan x प्लस सी। अब cosec स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन भी हमने कहीं देखा हुआ लगता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस कॉट एक्स। देखा बच्चों, बिल्कुल ही अपोजिट है। तुम लोगों को फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। अब ये बताओ सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीखना है हमें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों,
इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस c, ठीक है। और ऐसे ही sec x के बाद sec x इंटू tan x को देखकर तुम्हें ऐसा ही सिमिलर फंक्शन याद आ रहा होगा, cosec x इंटू cot x। इसको क्यों छोड़ दिया, cosec x इंटू cot x। इसका क्या होगा बच्चों, cosec x इंटू cot x। ये किसका डेरिवेटिव था बच्चों, ये किसका डेरिवेटिव था, cosec x का डेरिवेटिव था। cosec x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c, ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब बच्चों इन्वर्स फंक्शन देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन में तुमने देखा होगा साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या आता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको इंटीग्रेशन क्या निकालना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इन्वर्स x या फिर माइनस कॉस इन्वर्स x, ठीक है बच्चों। अब अगर हमको याद हो तो एक ऐसा फंक्शन होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस से, ठीक है बच्चों। और भी कुछ रह गया बच्चों, टेन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर हम एक और फंक्शन ऐसे देखें, ठीक है छोड़ देते हैं, एक और फंक्शन देखें 1/x। अच्छा बच्चों तुम लोगों को याद होगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/x स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस सी, ठीक है। तुमने एक फंक्शन पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी डेरिवेटिव निकाले थे ना बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, e की पावर x log e बेस e। तो ये हो जाता था 1 और आंसर आता था तुम्हारा e की पावर x। लेकिन अगर a की पावर x हुआ तो अगर यहाँ पे a की पावर x, a की वैल्यू क्या है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता था बच्चों, a की पावर x log a बेस e, ठीक है, ये आता था बच्चों a की पावर x का जब डेरिवेटिव करते थे। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है बच्चों, अगर a की पावर, पहले e का देखते, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों e की पावर x, और जो log उस टाइम पे मल्टीप्लाई में आ रहा था ना बच्चों, अब इसमें log आएगा डिवाइड में, log e बेस e, और ये क्या हो गया 1। आंसर क्या आया, e की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा सेम ऐसे ही a की पावर x, और जो log a है वो नीचे आ जाएगा। क्या बोला था मैंने कि डिफ्रेंशिएशन में कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई में जल्दी आता था, इंटीग्रेशन में कुछ भी चीज़ डिवाइड में जल्दी आता है। log a बेस e प्लस c, ठीक है बच्चों। इतना उतार लो कॉपी में। और अगर हम एक चीज़ एनालाइज करें, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n क्या हमेशा ऐसे 1 2 3 ऐसे ही होगा। n की वैल्यू अगर हम 2 डालें, 3 डालकर देखते हैं, ठीक है। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है बच्चों, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 क्या है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4,
ठीक है बच्चों। अब अगर क्या हम x की पावर मतलब फ्रैक्शन डाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल डाल सकते हैं। फ्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? 1/2, 3/4 कुछ भी हो सकता है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम x की पावर 7/4 करते हैं। x की पावर 7/4 का इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या आता है बच्चों। x की पावर 7/4 + 1 अपॉन में 7/4 + 1, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है n की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा। x की पावर कितना आया? 7 + 7, इसका एलसीएम ले लिया ना, 7 + 4 अपॉन में 7 + 4/4, तो क्या आया? x की पावर 11/4, 4/11 आया बच्चों, ठीक है। क्या हम ये फ्रैक्शन माइनस में ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते हैं। x की पावर -2 का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, क्या आया? x की पावर -1 आया बच्चों। लेकिन क्या हम x की वैल्यू n की वैल्यू -1 डाल सकते हैं? अगर हम x की वैल्यू -1 डाल सकते हैं क्या? x की वैल्यू अगर -1 डाल दिया तो क्या फंक्शन बन गया 1/x। 1/x के लिए तो अलग से इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन? ln x + c, ये है इंटीग्रेशन, मतलब हम -1 नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस n की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है बच्चों। -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू, तो ये तुम लोग याद रखना। और एक चीज़ बताती हूँ बच्चों, थोड़ा एनालाइज करवाती हूँ। x की वैल्यू अगर हम x की पावर -2 देखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करके दिखाया तो x की पावर -1 अपॉन में -1 अपॉन में x आया, ठीक है। x की पावर अगर हम -2 देखें, ये कैसे आया इसको थोड़ा सा तुम लोगों को बताती हूँ। x की पावर -2 + 1 अपॉन में वही वाला फॉर्मूला लगाया, क्या? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है, -2 + 1, ये क्या आया बच्चों? x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है। क्या बन गया बच्चों? -1 अपॉन में x, ठीक है। x की पावर अगर हम -3 लेते हैं तो क्या आता है? x की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 इक्वल्स टू x की पावर -2 अपॉन में -2, मतलब -1 अपॉन में x की पावर 2x की पावर 2, x की पावर -4 dx, ठीक है। तो ये x की पावर -4 + 1 अपॉन में -4 + 1 इक्वल्स टू x की पावर -3 अपॉन में -3, मतलब -1 अपॉन में 3x³। तुम लोग यहाँ से देख पा रहे होगे कि जब पावर 2 थी तो यहाँ पे 1, माइनस सभी में आ रहा है। जब 2 है तो ये 1 हो गया, जब ये 3 है तो ये नीचे 1 है, ठीक है। जब ये 2 है तो ये 1 है इसका कोफिशिएंट। जब ये 2 है, जब ये 3 है तो x का पावर 1 कम हो गया, ठीक है, 3 से 2 हो गया और 2 यहाँ पे भी आया है। जब x की पावर 4 है तो 1 कम हो गया, 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो जब अगर हम x की पावर -n dx हो तो उसका क्या होगा? ऐसे ही बताओ, इस फॉर्मूले से -1 अपॉन में n-1 x की पावर n-1, एक कम हो जाएगा ना बच्चों, जो पावर होता है एक कम हो जाएगा ना। यहाँ से एनालाइज कर पा रहे हो, एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तुम लोग अब भी ये देख लो, वीडियो पॉज करके उतारते जाना सारा फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज़ और एनालाइज करवा देती हूँ। अगर ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर c dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? c dx का इंटीग्रेशन होगा cx प्लस c का डेरिवेटिव क्या होता था? 0 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है बच्चों। अगर कोई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में कोई c है और कोई फंक्शन है f'(x), ठीक है बच्चों, तो ये c को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल कर हम इसको c को बाहर निकाल कर
अंदर 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, तो ये आ गया सी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन सी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। यहाँ पे अगर c और कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स, c कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, c का मतलब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को है ना इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया c, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका बच्चों, एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और आएगा ये, तो मतलब सी एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सी को हम ये सी डैश मान लेते हैं, ये कांस्टेंट वाला जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है उसको हमने सी डैश मान लिया, क्योंकि इससे कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी आएगा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी डैश, और ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लो पहली प्रॉपर्टी इसकी एक प्रॉपर्टी है ये कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा हो तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो वहाँ पे भी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर हम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन है एडिशन में, मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन तो एडिशन में है ना, तो एडिशन में है तो हम इसको मतलब ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये ऐसे है फंक्शन सम प्लस या माइनस कुछ भी हो, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। ब्रेक मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है बच्चों। तो तुम लोग जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो कर लेना, और ये सब बस ध्यान रखना, और हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी बस। और तुम लोगों को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर तुमने बोर्ड लेवल का भी पढ़ लिया ना ये चैप्टर, तो तुम जेईई मेंस आराम से क्लियर कर पाओगे। मतलब इस चैप्टर में से ज़्यादा नहीं आता है, मतलब इस चैप्टर में से आता है तो जो भी आता है वो बोर्ड लेवल का ही आता है। जेईई मेंस में एडवांस की बात नहीं कर रही मैं, मेंस की बात कर रही हूँ। मेंस में एनसीईआरटी से ज़्यादा नहीं आता है, एनसीईआरटी से पढ़ लोगे ना तो तुम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लगा पाओगे, मेंस में भी लगा लोगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ना, और ये तुम्हारा नया चैप्टर है तो बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है।